हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा चल रहा है तीसरा चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। जिसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता भी दिए थे, तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से मैंने आपको टॉपिक करा दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक कराने शेष हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, ये आपका कंप्लीट करा दिया था। सिंगल लाइन डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपका कंप्लीट करा दिया है मैंने। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैरिफ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ पावर यानी कि KW किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर एंड किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है, ये मैंने आपको करा दिया है। सेंसन लोड क्या होता है, यानी कि स्वीकृत भार क्या होता है, इसे कनेक्टेड लोड के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होता है, एंड मंथली मिनिमम चार्जेस क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इन सारे टॉपिक के वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके आप टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर जीटेक पॉली के अंदर मैंने आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करके भी दे दी है एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से। तो आप जा करके आप सभी उसको वॉच कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे आगे, आज क्या पढ़ने वाले हैं आप। आज आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर में किस तरह से पावर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर लोडिंग क्या होता है, और टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है एनर्जी को किस तरह से सेव किया जा सकता है, ये आज आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फोकस करेंगे इस वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान से देखेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है ट्रांसफार्मर। अगर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, यानी कि विद्युत आपूर्ति प्रणाली में एक ट्रांसफार्मर जो होता है एक उपकरण होता है, यानी कि एक तरह का ये डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर अभी तक हमें क्या पता चला, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक तरह का उपकरण है, यानी कि एक तरह का डिवाइस है, जिसका उपयोग जो है विभिन्न वोल्टेज स्तरों के बीच विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है कि इसका कार्य है विभिन्न वोल्टेज स्तर, यानी कि जो है डिफरेंट वोल्टेज स्तर पर जो है विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ से जो है विद्युत को भेजा जाता है ट्रांसफार्मर के पास में। ट्रांसफार्मर या तो उसका वोल्टेज बढ़ाता है, या तो उसका वोल्टेज घटा करके जो है उसको जो है विद्युत को जो है दोबारा से जो है पावर सप्लाई को, और यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को जो है क्या करता देता है, यानी कि वो जो है उसका स्थानांतरण कर देता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम में ट्रांसफार्मर क्या होता है, इज अ डिवाइस, एक तरह का डिवाइस होता है, दैट जो कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन डिफरेंट वोल्टेज लेवल, यानी कि डिफरेंट वोल्टेज लेवल के बीच में, यानी कि डिफरेंट वोल्टेज लेवल के बीच में जो है इसका यूज किस लिए किया जाता है कि ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यह एक तरह का डिवाइस होता है। इसमें जो है तार के दो कॉइल लगे हुए होते हैं, जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है दो तार लगे होते हैं, उन कॉइल को कहा जाता है वाइंडिंग, यानी कि इसमें जो है तार के रूप में दो कॉइल लगे होते हैं, दो कॉइल को कहा जाता है, उन कॉइल को कहा जाता है वाइंडिंग, ठीक है। देखेंगे ये पहला कॉइल लगा हुआ है आपका, ये क्या है, आपका पहला कॉइल है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहा जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, दूसरी तरफ भी एक कॉइल लगा हुआ है आपका, दूसरी तरफ भी आपका एक कॉइल लगा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप, इसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इसे कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें जो आम तौर पर
चुंबकीय सामग्री से, यानी कि चुंबकीय सामग्री मतलब मटेरियल, ठीक है, से बने कोर के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। ये आपका क्या होता है, कोर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये है कोर, जो है कई छोटे छोटे यानी कि कई जो है पतले पतले प्लेट से मिल करके कोर बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, ये कोर बना हुआ होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखेंगे। ये क्या होते हैं, कोर के चारों ओर जो है लिपटे हुए होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें, यह जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है, अभी अभी आगे बात करेंगे, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे, इट कंजिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, यानी कि इसमें दो कॉइल लगे हुए होते हैं, ऑफ वायर यानी कि तार के रूप में इसमें दो कॉइल लगे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं, पहला कॉइल दूसरा कॉइल, ठीक है, नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि जो इस तरफ का कॉइल लगा हुआ होता है इसे कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, और जो इस तरफ कॉइल लगा हुआ है आपका इसे कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। विच आर टिपिकली रैप्ड अराउंड कोर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो है ये रैप किए हुए होते हैं, किससे, जो है मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए पदार्थों से जो है ये रैप किए हुए होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। मटेरियल या फिर पदार्थ कह सकते हैं, सामग्री कह सकते हैं, जो कह सकते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ट्रांसफार्मर एक तरह का डिवाइस होता है जिसका काम क्या है कि डिफरेंट वोल्टेज के बीच जो है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हस्तांतरित करना होता है, ठीक है। इसमें जो होता है दो कॉइल लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, दो कॉइल लगे हुए होते हैं। इस तरह कॉइल को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, इस तरह को कहते हैं दूसरे को सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग की अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे, और ये जो आपका लगा हुआ है यह है आपका कोर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग पर एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग या फिर प्राथमिक वाइंडिंग कहा जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग पर एसी इनपुट सप्लाई की जाती है उसे कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, अल्टरनेटिव करंट सप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। अब बात करें द्वितीयक वाइंडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश में वही चीज है, द वाइंडिंग ऑन विच एसी इनपुट सप्लाई इज गिवन इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, द वाइंडिंग, वह वाइंडिंग ऑन विच जिस पर एसी इनपुट सप्लाई दिया जाता है, ये इज गिवन इन द ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, और इट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग दो बार लिख गया है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग, या फिर इसे कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल भी कह सकते हैं। वाइंडिंग मतलब कॉइल, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट किया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। लोड से क्या मतलब है, लोड में आप किसी तरह का उपकरण आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका टीवी, पंखा, मोटर इत्यादि अलग अलग तरह के आप उपकरण जो है कनेक्ट करके रख सकते हैं, उसे कहा जाता है लोड, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन विच द लोड इज कनेक्टेड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट हुआ होता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि अगर आपका ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इस पर अगर हम लोड कनेक्ट कर दें, क्या कनेक्ट कर दें, इस पर अगर हम लोड कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोड कनेक्ट कर दें ये है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे काम किस तरह से करता है। जब एक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट प्राथमिक वाइंडिंग से बहती है तो यह कोर में एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी कि जब जो है एक एसी करंट, ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग से बहती है यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से बहती है, तो यह एक तरह का क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, किस चीज का निर्माण करती है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। यह बदलता चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक वाइंडिंग में एक वोल्टेज को प्रेरित करता है। क्या करता है, यह जो है बदलता चुंबकीय क्षेत्र जो बदल रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज को प्रेरित करता है। अब जब वोल्टेज प्रेरित होता है तो पावर को क्या मिलता है, पावर को प्राथमिक पक्ष से द्वितीयक पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, इससे आपका होगा जो आपका इलेक्ट्रिक पावर है उसको प्राइमरी
लोड से यानी कि प्राइमरी लोड से सेकेंडरी लोड की तरफ आपका भेजा जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। वही चीज़ इंग्लिश में, यानी कि व्हेन एन अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी फ्लोज थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि जब आपका अल्टरनेटिव करंट जो है, एसी करंट जो है प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू बहता है, तो इट क्रिएट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, यह क्या करता है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कोर के अंदर, जिससे दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे क्या होता है कि यह बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड या बदलता हुआ मैग्नेटिक क्षेत्र जो होता है इंड्यूसेज यानी कि प्रेरित करता है, एक वोल्टेज प्रेरित करता है इन द सेकेंडरी वाइंडिंग में, allowing power to the transferred from the primary side to the secondary side, यानी कि प्राइमरी साइड से यानी कि प्राथमिक पक्ष से द्वितीयक पक्ष में जो है इसे जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। किसे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो पावर को यानी कि विद्युत को, ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर क्या होता है और प्राइमरी ट्रांसफार्मर क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल क्या होता है यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, जो कि आपका सिलेबस में है, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ, यानी कि लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी लॉस होता है। अगर बात करें तो जब विद्युत ऊर्जा को, यानी कि जब विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफार्मर से आपके प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की ओर से भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि जब एनर्जी को प्राइमरी कॉइल से, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर था, ये आपका ट्रांसफार्मर था, तो जब आपके प्राइमरी कॉइल से, ये आपका प्राइमरी कॉइल था यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग था, और ये आपका क्या था, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्या था आपका सेकेंडरी वाइंडिंग था। तो जब आपका एनर्जी को, ठीक है, जब आपके एनर्जी को प्राइमरी कॉइल से कहाँ भेजा जाता है, आपके सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर भेजा जाता है, तो इसको स्थानांतरित करने में यानी कि इसको ट्रांसफर करने में जो ऊर्जा का लॉस होता है उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉसेज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जब विद्युत ऊर्जा को प्राथमिक से द्वितीयक वाइंडिंग में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस प्रोसेस में कुछ ऊर्जा खो जाती है यानी कि लॉस हो जाती है। ये नुकसान विभिन्न कारणों के कारण हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो लॉस हो रहे हैं वो किस किस कारण से हो सकते हैं ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे इंग्लिश में, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी से, यानी कहाँ से, प्राइमरी एनर्जी से टू यानी कैसे, यानी कि सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंडरी वाइंडिंग को, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राथमिक वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहा जाता है, उसमें जो है कुछ ऊर्जा जो है खो जाती है, यानी कि सम एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का जो है लॉस हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है। दिस लॉसेस कैन अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर, यानी कि ये लॉसेज जो हैं वेरियस फैक्टर के कारण जो है अकर होते हैं, घटित तो होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, कौन कौन से वो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है आपका कॉपर लॉस, यानी कि ताम्र हानि। क्या होता है कॉपर लॉस, ध्यान से सुनेंगे। कॉपर लॉस इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाले तारों में प्रतिरोध होता है। किसके कारण होता है ये लॉस, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाले तारों में क्या लगा हुआ होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए जो है ये आपका क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग हुआ है, ये जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग हुआ है, इसमें क्या हुआ होता है कि इसके तारों में क्या लगा होता है, प्रतिरोध, इसके तारों में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण से यानी कि जब यहाँ पे करंट प्रवाहित होगा, यानी कि जब यहाँ पे करंट प्रवाहित होता है तो वह गर्मी के रूप में बिजली का प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, गर्मी के रूप में जो है बिजली का प्रसार कर देते हैं। ये जो है नुकसान ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो हानि होगी, ये जो लॉस होगा, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका धारा पे। किस पे, धारा पे डिपेंड करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि नुकसान जो है ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा पर डिपेंड करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
कॉपर लॉस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ये जो वाइंडिंग आपके हुए रखे हैं तार के, इन तारों में जो प्रतिरोध के कारण जो लॉस होता है करंट बहने पे, उसी को कहते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, और जब ये करंट बहता है तो तार गर्म होते हैं, तार गर्म होने के कारण बिजली का प्रसार होगा, जब प्रसार होगा तो हमारा होगा लॉस। क्या होगा, हमारा होगा लॉस। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर वही चीज इंग्लिश में बताएं तो कॉपर लॉसेज हैपेंड बिकॉज, कॉपर लॉस घटित होता है, क्यों होता है, बिकॉज द वायर्स यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो यूज किया गया है, यानी कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो तार यूज किए गए हैं, हैव रेजिस्टेंस, उनमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है, एंड और व्हेन करंट फ्लोज, और जब करंट बहता है थ्रू, किसके थ्रू, यानी कि जब इसके थ्रू जो है करंट बहता है तारों के थ्रू, तो दे डिसिपेट पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वे क्या करते हैं कि बिजली का प्रसार कर देते हैं, बिजली का प्रसार कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, गर्मी के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दीज लॉसेज, यानी किस तरह की हानि जो होती है, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द करेंट फ्लोइंग, यानी कि धारा के बहने पे डिपेंड करता है, थ्रू द ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में धारा बहती है उसके ऊपर ये सारी हानि डिपेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो पहली लॉस या कौन सी है, कॉपर लॉस, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलेंगे। अगर बात करें दूसरे लॉस की, किसकी बात करें, दूसरा लॉस है आपका आयरन लॉस। दूसरा लॉस कौन सा है आपका, दूसरा लॉस है आयरन लॉस, जिसे कहते हैं लौह हानि। इसमें क्या होता है कि लौह हानियों को क्रोड हानि भी कहते हैं। क्रोड मतलब कोर, ठीक है, क्रोड मतलब कोर। मैंने आपको बताया था ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जो किससे बने हुए होते हैं, ये जो आपका कोर है, ये क्या होता है, ये आपका इस तरह से, ये इस तरह से आपका कई छोटे छोटे पतले 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 जो है प्लेटों से मिल करके कोर बनता है। इसे जो है लौह हानि को, लौह यानी कि जो आयरन लॉस को क्या कहते हैं हम, कोर हानि भी कहते हैं, यानी कि आयरन लॉसेज आर आल्सो कॉल्ड कोर लॉसेज। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यह जो आयरन लॉस होती है दो प्रकार की होती है। पहला है हिस्टेरेसिस लॉस तथा दूसरा है भंवर धारा हानि। यानी कि पहला है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, पहला कौन सा है आपका, दो प्रकार में से आपका पहला है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा है एडी करंट लॉस। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो लौह हानि है वह कोर में आपका होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्रोड हानि, यानी कि कोर हानि कहा जाता है। या दो प्रकार से होता है, पहला है आपका हिस्टेरिस लॉस, दूसरा है आपका एडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानि। ठीक है, आगे समझेंगे हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ध्यान से सुनेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस इसलिए होती है क्योंकि कोर में चुंबकीय क्षेत्र लगातार दिशा बदलता रहता है। यानी कि जो कोर में चुंबकीय क्षेत्र रहता है, यानी कि जो कोर है, ये कोर में जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, जिससे जो कोर का मटेरियल है, यानी कि जो कोर के अंदर मटेरियल लगा हुआ है, कोर के अंदर जो मटेरियल है वो गर्म हो जाता है। मटेरियल जो है क्या हो जाता है, मटेरियल गर्म हो जाता है, जिसके कारण हानि होती है, जिसे कहा जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। जिसे कोर सामग्री को, यानी कि कोर मटेरियल गर्म हो जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हिस्टेरेसिस लॉस अकर्स घटित होता है बिकॉज, क्योंकि द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर कॉन्टिन्यूअली चेंजेज डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि कॉन्टिन्यूअली चेंजेस डायरेक्शन, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका कंटिन्यू दिशा बदलता रहता है। इस वजह से आपका क्या होता है कि मटेरियल जो आपका होता है कोर में लगा हुआ, कॉजिंग द कोर मटेरियल टू हीट अप, मटेरियल आपका गर्म हो जाता है, जिससे क्या होगा, आपका हानि होगा, जिस हानि को कहते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हानि है, ये जो लॉस है, यानी कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनेंगे। किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो चुंबकीय पदार्थ या फिर कोर के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर। किस पे डिपेंड करेगा, ये जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है या तो उस पे, या फिर क्या, कोर के अधिकतम फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स घनत्व पर, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी पर आपका डिपेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है आपका, दूसरा डिपेंड करता है सप्लाई की आवृत्ति पर, यानी कि जो सप्लाई है आपका उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तीसरे की बात करें तो यह जो है पदार्थ के आयतन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, पदार्थ के आयतन पर डिपेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये आपका लौह हानि में मैंने आपको पहले बताया हिस्टेरेसिस लॉस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
अब दूसरे हानि की अगर बात करें तो है आपका एडी करंट लॉस। कौन सा है? एडी करंट लॉस। अगर बात करें एडी करंट लॉस में, तो प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोर में वाइंडिंग की भांति यानी कि वाइंडिंग की तरह ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि जो है कोर में, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है इसके वाइंडिंग की भांति यानी कि कोर में वाइंडिंग की ही तरह जो है इसमें क्या होता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्या उत्पन्न होगा? आपका वाइंडिंग की भांति जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब आपको उत्पन्न होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसमें अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होगा। क्या व्यय होगा? इसके कारण अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है, जिससे ऊर्जा भंवर धारा हानि या फिर क्या कहेंगे एडी करंट लॉस कहलाता है। ड्यू टू द अल्टरनेटिव फ्लक्स, यानी कि अल्टरनेटिव फ्लक्स के कारण एन इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इज जनरेटेड, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इन द ट्रांसफार्मर कोर, यानी कि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, लाइक द वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग की तरह ही ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, वाइंडिंग की तरह ही ट्रांसफार्मर कोर के अंदर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें जो है अत्यधिक ऊर्जा खर्च होगा। जब अत्यधिक ऊर्जा खर्च होगा तो विद्युत का लॉस होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब चलिए अगर बात करें यह हानि किस बात पर निर्भर करती है, यानी कि यह जो लॉस होगा वह किस पर डिपेंड करेगी, तो दो फैक्ट आपका सेम है, यानी कि डिपेंड करेगी आपका चुंबकीय पदार्थ पर, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करेगी, या फिर जो है कोर के अधिकतम जो है फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? कोर के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करेगी, या फिर सप्लाई के फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, या फिर कोर के लेमिनेशन की मोटाई पर। किसके मोटाई पर? कोर के लेमिनेशन की मोटाई पर, यानी कि ये जो पतले पतले प्लेटों से मिलकर कोर बना हुआ होता है, इसका जब लेमिनेशन किया जाता है तो इसकी लेमिनेशन की मोटाई पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? ये जो कोर का आयतन रहता है, कोर के आयतन पर यह लॉस डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस मैंने आपको बताया कि जो कोर में लॉस होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के कोर में लॉस होता है, इसे कहा जाता है आयरन लॉस। आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको कौन सा बताया? आयरन लॉस मैंने आपको बताया हिस्टेरेसिस लॉस। पहला मैंने आपको बताया हिस्टेरेसिस लॉस मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया एडी करंट लॉस, ठीक है। दो तरह की हानि मैंने आपको बताया। इस दोनों तरह की हानि को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब ध्यान देंगे आगे। अगर बात करें तीसरे प्रकार की हानि को कहते हैं स्ट्रे लॉस। कौन सी हानि है? तीसरे प्रकार की हानि है जो कि आपका स्ट्रे लॉस। ये कब होता है? ये होता है जब आपका ट्रांसफार्मर में लीकेज होता है। कब होता है? जब ट्रांसफार्मर में, यानी कि स्ट्रे हानि जो है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स और अन्य मामूली कारकों के कारण होने वाले नुकसान को संदर्भित करता है। यानी कि ये जो स्ट्रे लॉस होता है ट्रांसफार्मर में जो लीकेज होता है उसके कारण, या फिर अन्य मामूली जो फैक्टर होते हैं उनके कारण जो है ये हानि होता है। ये बहुत छोटी सी हानि होती है। ये नुकसान आमतौर पर छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी समग्र ऊर्जा अपव्यय में योगदान करते हैं। यानी कि इस हानि को अक्सर गिना नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा लॉस होता है, लेकिन फिर भी यह क्या करता है, अगर पूरे ऊर्जा को गिना जाए तो उसमें कुछ मात्रा तो आपका लॉस होता ही है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। स्ट्रे लॉस refer to the losses caused by leakage flux and other minor factor in the transformer। यानी कि जो स्ट्रे लॉस होता है आपका किसे रिफर करता है, किसे संदर्भित करता है? आपके लीकेज को, यानी कि जो आपका फ्लक्स लीकेज है उसे संदर्भित करता है। और अदर माइनर फैक्टर, ट्रांसफार्मर जो आपके अदर मामूली कारक होते हैं या फिर आपके फ्लक्स लीकेज के कारण होता है, इसे कहा जाता है स्ट्रेस लॉस। और इसी में क्या होता है? दीज लॉसेज आर टिपिकली स्मॉल, यानी कि ये लॉस बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बट स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो है भले ही छोटी हानि हो, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, यह जो है कि ओवरऑल कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ओवरऑल जितनी भी एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी लॉस होती है, उसमें जो है थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट
करते ही हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपका, दो टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, दूसरा मैंने आपको बताया लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर मैंने बताया। अब तीसरा टॉपिक चलते हैं, क्या है आपका ट्रांसफार्मर लोडिंग। क्या है आपका ट्रांसफार्मर लोडिंग देख लेते हैं कि, ठीक है, क्या देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर लोडिंग समझ लेते हैं वो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। आते हैं ट्रांसफार्मर लोडिंग की ओर। क्या होता है ट्रांसफार्मर लोडिंग? ट्रांसफार्मर लोडिंग से तात्पर्य है कि उस विद्युत शक्ति की मात्रा से है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े लोड द्वारा खींची या फिर खपत की जा सकती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर, ये आपका हो गया, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ये आपका हो गया कोर, ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जो ट्रांसफार्मर लोडिंग से क्या मतलब है कि जो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका लोड कनेक्ट होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका लोड कनेक्ट होता है, उससे मतलब होता है आपका ट्रांसफार्मर लोडिंग की। यानी कि ये जो लोड आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपने लोड कनेक्ट किया, यहाँ पे जो आपने लोड को कनेक्ट किया, ठीक है, लोड को यहाँ पे आपने जो कनेक्ट किया, इसे कहा, इसमें जो लोड कनेक्ट होने के बाद से जो एनर्जी आपका, जो एनर्जी का कंजप्शन हुआ, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर लोडिंग। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर लोडिंग, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर लोडिंग। यह इस बात का संकेत है कि ट्रांसफार्मर से जुड़े उपकरणों या फिर उपकरणों द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि ट्रांसफार्मर से जो भी डिवाइस आपके जुड़े हुए हैं या फिर जो भी डिवाइस हैं, उनके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा कंजप्शन किया जा रहा है, यानी कि उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का कंजप्शन किया जा रहा है, उसे कहेंगे ट्रांसफार्मर लोड, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर लोडिंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर की मात्रा को, ट्रांसफार्मर लोडिंग से मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर की मात्रा को जो है यह दिखाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दैट इज बीइंग ड्रॉन और कंज्यूम्ड बाय द लोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर के द्वारा जो भी लोड कनेक्टेड है, उनके द्वारा जो ऊर्जा खींची जाती है या फिर उनके द्वारा जो ऊर्जा कंज्यूम की जाती है, उससे क्या कहा जाता है, उसे कहेंगे ट्रांसफार्मर लोडिंग, ठीक है। It is an indication of the how much electrical energy is being utilized by the devices। यानी कि यह एक तरह का इंडिकेशन होता है कि इससे जो है कितनी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है यूटिलाइज किया जा रहा है किसी भी पार्टिकुलर डिवाइस के द्वारा, और इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर, या फिर जो है कि इसी इक्विपमेंट द्वारा कितना एनर्जी जो है इसमें कंज्यूम किया जा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दोबारा से आपको ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे दोबारा से। जिस भी बच्चों को भी नहीं समझ आया, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया ट्रांसफार्मर लोडिंग, दोबारा समझाता हूँ क्या होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये है ट्रांसफार्मर आपका, ये है ट्रांसफार्मर का कोर, इसमें लगा हुआ होता है वाइंडिंग, ठीक है, इसमें तार के रूप में वाइंडिंग हुआ रहता है। इसे कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, इसे कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो आता है आपका एसी करंट से, एसी से जुड़ा हुआ होता है, अल्टरनेटिव करंट से आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और लेकिन जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है मेरे दोस्त, वह जुड़ा हुआ होता है किससे? वह जुड़ा हुआ होता है आपका लोड से। किससे जुड़ा हुआ होता है? लोड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। अब इस लोड के द्वारा यानी कि इस लोड पे जो भी डिवाइस लगे हुए होते हैं, इस डिवाइस के द्वारा जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, उसको कहा जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर लोडिंग, ट्रांसफार्मर लोडिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर लोडिंग कहेंगे। यानी कि इस लोड के साथ जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, कितने वाट के लगे हुए हैं, कितने लोड खींच रहे हैं, इसको हम कहेंगे ट्रांसफार्मर लोडिंग। अगर बात करें ट्रांसफार्मर लोडिंग जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर बात करें ट्रांसफार्मर लोडिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर पे लोड देते हैं और ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने दिया ट्रांसफार्मर पे लोड, लेकिन जो है अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना दें, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर पे लोड ना दें, इस केस में ये रहता है नो लोड।
इस केस में है ये नो लोड। अगर बात करें इस केस में ये नो लोड है, और इस केस में ध्यान से सुनेंगे, इस केस में है ये लोड से कनेक्टेड। ठीक है, इस केस में है लोड से कनेक्टेड, और इस केस में है ये क्या, ये है नो लोड। इसे कहते हैं नो लोड और इसे कहते हैं ऑन लोड। ध्यान से सुनेंगे, इसे कहते हैं नो लोड, डायग्राम ध्यान से देखेंगे, इसे कहते हैं नो लोड, इसे कहते हैं ऑन लोड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के लोडिंग के टाइप को, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका नो लोड, दूसरा है ऑन लोड। ऑन लोड को भी जो है मेन टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि इसे जो है मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से, एक तो होता है ओवरलोडिंग, दूसरा होता है अंडरलोडिंग। एक होता है ओवरलोडिंग, दूसरा होता है अंडरलोडिंग। सबसे पहले समझते हैं नो लोड क्या होता है, फिर समझेंगे ऑन लोड क्या होता है, उसके बाद समझेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है, फिर समझेंगे अंडरलोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं नो लोड क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर बात करें नो लोड की, किसकी बात करेंगे हम, नो लोड की, तो कनेक्टेड लोड ना होने पर भी ट्रांसफार्मर को नुकसान होता है, जिसे नो लोड लॉस के रूप में जाना जाता है। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, इस तरफ तो एसी धारा बह रहा है आपका, लेकिन इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ हमारा नो लोड है। इस तरफ क्या है, हमारा नो लोड है, लेकिन हमारा करंट फ्लो हो रहा है। करंट हमारा इस तरफ से एसी से यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आ रहा है। अब इस प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा स्थानांतरित हो रही है, इस धारा को स्थानांतरित होने में भी कुछ जो है एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हम कहते हैं नो लोड लॉस। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहेंगे नो लोड लॉस। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपका मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की आपका कोर है। ठीक है, ये क्या है, आपका कोर है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से आपका एसी अल्टरनेटिव करंट बह रहा है, कहाँ बह रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जा रहा है आपका। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड नहीं है, यानी कि कोई भी लोड नहीं दिया है, कोई भी उपकरण का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब कोई भी उपकरण का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा को प्रवाहित होने में कुछ ऊर्जा खर्च होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आपकी खर्च हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। इसे कहते हैं आपका नो लोड लॉस। ठीक है, ये नुकसान ट्रांसफार्मर कोर के मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग करंट के प्रवाह के कारण होते हैं। ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये जो लॉसेज होते हैं किसके कारण होते हैं, मैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, मैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें ट्रांसफार्मर में एक उपयुक्त लोड जोड़कर हम इन नुकसानों को कम कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में एक तरह से हम उपयुक्त लोड को जोड़ करके, किसको जोड़ करके, लोड को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन लॉसेज को कम कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर हैव लॉसेज इवन व्हेन देयर इज नो कनेक्टेड लोड, यानी कि जब ट्रांसफार्मर में लॉस तब भी होता है जब इसमें कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता है। नोन एज नो लोड लॉस, नो लोड लॉस के नाम से जाना जाता है। दीज लॉसेज अकर ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, यह जो लोड होता है मैग्नेट ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है। जो कोर का आपका ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं उसके मैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। एंड द फ्लो ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट, और या फिर किसके कारण होते हैं, जो आपका मैग्नेटाइजिंग यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि जो की धारा के बहने के कारण भी आपका करंट का लॉस होता है। ठीक है, बाई कनेक्टिंग अ सुटेबल लोड टू द ट्रांसफार्मर वी कैन मिनिमाइज दिस लॉस, यानी कि इस ट्रांसफार्मर में हम सुटेबल लोड को कनेक्ट करके लोड को कम किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, यानी कि लॉस को कम किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन लोड क्या होता है, क्या होता है ऑन लोड, ध्यान से सुनेंगे। अगर बात करें ऑन लोड, ऑन लोड का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में, ऑन लोड का मतलब है मेरे दोस्त कि ट्रांसफार्मर में आपका लोड कनेक्ट किया गया है। क्या किया गया है आपका, कि ट्रांसफार्मर में आपका यहाँ तो आपका बह रहा है करंट, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पे क्या है आपका लोड कनेक्ट किया गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे जो है आपका लोड कनेक्ट किया गया है, लोड। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्या है आपका, ये है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोड कनेक्ट किया गया है। ऑन लोड मतलब होता है लोड कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऑन लोड शब्द इंगित करता है कि ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में है, ट्रांसफार्मर जो है ऑपरेशन में है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है कार्य कर रहा है और लोड ले रहा है, यानी कि इस पे लोडिंग है।
इसे जो है लोडेड ट्रांसफार्मर या फिर वर्किंग ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जब ट्रांसफार्मर में लोड लगा हुआ होता है उसे कहा जाता है लोडेड ट्रांसफार्मर कहा जाता है या फिर कहा जाता है वर्किंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, लोड में विभिन्न विद्युत उपकरण या सिस्टम शामिल हो सकता है। अगर बात करें, दो बार लिखा हुआ है, ध्यान से एक जगह काट देंगे कि लोड में विभिन्न विद्युत उपकरण, ठीक है, लोड में जो है विभिन्न तरह की विद्युत उपकरण शामिल होते हैं या फिर सिस्टम शामिल हो सकते हैं जिन्हें विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी कि जो लोड में है विभिन्न तरह के उपकरण शामिल होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण शामिल होते हैं। उपकरण जो है शामिल होते हैं जिन्हें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिकल जो है पावर की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि द टर्म ऑन लोड इंडिकेट, यानी कि टर्म ऑन लोड जो है, यानी कि जो शब्द है ऑन लोड, यह इंडिकेट करता है, दिखाता है, संदर्भित करता है दैट द ट्रांसफार्मर इज इन ऑपरेशन, यानी कि ट्रांसफार्मर किस में है, ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में है, यानी कि कार्य करने में लगा हुआ है। एंड कैरिंग अ लोड, यानी कि लोड भी जो है उसके साथ में काम कर रहा है, यानी कि उस पर लोड ले रहा है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज लोडेड ट्रांसफार्मर, इसे लोडेड ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है या फिर इसे कहा जाता है वर्किंग ट्रांसफार्मर के नाम से इसे जाना जाता है। द लोड कैन कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि जो लोड है वो कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ध्यान में रखना कि लोड में जो है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर इक्विपमेंट या फिर सिस्टम जो है शामिल हो सकते हैं, यानी कि दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जिस भी डिवाइस को या फिर इक्विपमेंट को या फिर सिस्टम को विद्युत पावर की आवश्यकता होती है वह क्या होता है, लोड से कनेक्टेड होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ऑन और लोड आपको समझ में आ गया। ऑन लोड मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो गया ओवरलोडिंग, दूसरा हो गया अंडरलोडिंग। अब समझेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है। यानी कि अब ट्रांसफार्मर में हमारा लोड कनेक्ट किया गया है, लोड कनेक्ट करने के बाद हम कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा ओवरलोडिंग है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे ओवरलोडिंग क्या मतलब है। ओवरलोडिंग तब होती है जब ट्रांसफार्मर पर जुड़ा लोड उसकी रेटेड क्षमता से अधिक हो जाता है। यानी कि मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाया। अब इस ट्रांसफार्मर का जो लोड है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है लोड। इस पर जो लोड लगा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारा बन गया ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है, ठीक है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, मान लीजिए घरेलू ट्रांसफार्मर है 10 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कितना, 10 किलोवाट की। मान लो 3 4 लोग के घर के लिए यूज किया जा रहा है एक छोटा ट्रांसफार्मर में, 10 किलोवाट की कैपेसिटी वाला छोटा ट्रांसफार्मर में। ठीक है, लेकिन इसमें जब लोड कितना हो जा रहा है, कैपेसिटी है इसकी 10 किलोवाट की, लेकिन जो है इसमें जो 4 घर, मान लीजिए 4 घर में इसकी सप्लाई जा रही है, कितने, 4 घर में इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई जा रही है, कितना है, 10 किलोवाट का। अब इस 4 घर में सप्लाई जाने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं 11 किलो वोल्ट का। ये 4 घर मिला करके कितना यूज कर रहे हैं, 11 किलो वोल्ट का। हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी है, 10 किलो वोल्ट की, लेकिन यूज कितना कर रहे हैं, 11 किलो वोल्ट की। अब ध्यान से सुनेंगे, इस केस में क्या होता है, इस केस में कहते हैं इसे ओवरलोडिंग। क्या कहा जाता है इसे, इस केस को कहते हैं ओवरलोडिंग। यानी कि हमारी कैपेसिटी तो कम है लेकिन हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, इसको कहेंगे हम ओवरलोडिंग। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनेंगे, लोड की बढ़ती मांग, अनुचित लोड प्रबंधन या फिर उपकरण की खराबी के कारण ओवरलोडिंग हो सकती है। ध्यान से सुनिए, पहला बताया पॉइंट कि लोड की बढ़ती हुई मांग, यानी कि जब लोड की डिमांड ज़्यादा हो। ट्रांसफार्मर 10 केवी का है, ठीक है, ट्रांसफार्मर कितना है, 10 केवी का है, लेकिन लोड कितना, डिमांड कितना हो रही है, 11 किलो वोल्ट का। तो इस केस में कहेंगे ओवरलोडिंग। दूसरा क्या कहेंगे, अनुचित लोड प्रबंधन, यानी कि जो इसमें लोड का मैनेजमेंट जो है ना, लोड का मैनेजमेंट गलत तरीके से हो रहा है। तीसरा है आपका उपकरण की खराबी, यानी कि कभी कभी डिवाइस आपके खराब हो जाते हैं जिस कारण भी आपके क्या होते हैं, लोड ज़्यादा हो जाते हैं, उससे कहते हैं ओवरलोडिंग। इतना आपको ध्यान में रखना है। अपनी रेटेड क्षमता से अधिक जो है ट्रांसफार्मर का संचालन करने से अत्यधिक ऊर्जा हानि होती है, गर्मी उत्पादन में वृद्धि, कम दक्षता और ट्रांसफार्मर को संभावित नुकसान हो सकता है। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या होगा, जब ट्रांसफार्मर का लोड कैपेसिटी कम है, लोड ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस ट्रांसफार्मर को चलाने में, यानी कि उस ट्रांसफार्मर को चलाने में ऊर्जा का जो लॉस है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी। ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा जो है ज़्यादा खर्च होगी, तो जिससे होगा एनर्जी की हानि। क्या होगा,
एनर्जी की हानि, जब लोड कैपेसिटी कम है, लोड ज़्यादा होगा तो एनर्जी इफिशियंसी आपका कम होगा। एनर्जी इफिशियंसी कम होगा आपका, क्या होगा, एनर्जी इफिशियंसी आपका होगा कम। एनर्जी इफिशियंसी क्या होगा आपका, एनर्जी इफिशियंसी आपका कम होगा। उत्पादन में वृद्धि होगी, ध्यान से सुनेंगे, जिससे क्या होगा, जब कैपेसिटी कम है, लोड ज़्यादा है, तो ट्रांसफार्मर की गर्मी में उत्पादन में वृद्धि होगी, यानी कि इसका हीट, आपका ट्रांसफार्मर क्या होने लगा, हीट होने लगेगा, तो गर्मी के उत्पादन में वृद्धि होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ट्रांसफार्मर को संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर को अलग अलग तरह के संभावित नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है ट्रांसफार्मर आपका फूक जाए, जल जाए, ठीक है, ट्रांसफार्मर फेलर हो जाए, तो इस तरह के जो है नुकसान हो सकते हैं ओवरलोडिंग के केस में। तो ओवरलोडिंग बस आपको ये ध्यान रखना है, कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम है लेकिन लोड ज़्यादा ले रहा है, यानी कि लोड उस पर ज़्यादा हो रहा है, हमारी कैपेसिटी कम है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया, इस केस में ऊर्जा की हानि होगा, ठीक है, इस केस में ऊर्जा की हानि होगा, एनर्जी इफिशियंसी कम आएगा, तापमान में, यानी कि इसके ट्रांसफार्मर का हीट बढ़ेगा, जब ट्रांसफार्मर का हीट बढ़ेगा उससे एनर्जी इफिशियंसी कम होगा। एनर्जी इफिशियंसी कम होने के साथ साथ ट्रांसफार्मर के डैमेज होने के चांस रहते हैं, यानी कि इसके फेलर होने के चांस रहते हैं, या फिर इसके फूकने के चांस इसके ज़्यादा रहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओवरलोडिंग अकर्स when the connected load on the transformer exceed its rated capacity, यानी कि ओवरलोडिंग तब घटित होता है जब कनेक्टेड लोड, ट्रांसफार्मर जो कनेक्टेड लोड लगे हुए होते हैं वह जो है उसके रेटेड कैपेसिटी से, यानी कि ट्रांसफार्मर के दक्षता से अधिक जो है उस पर लोड लग जाता है। इन दिस केस, इस केस में द लोड डिमांड इज हाइजर देन व्हाट द ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू हैंडल, यानी कि ट्रांसफार्मर को जितनी लोड झेलने के लिए उसे डिजाइन किया गया है उससे अधिक जो है लोड का डिमांड होने लगता है, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग कैन हैपन ड्यू टू इंक्रीज्ड लोड डिमांड। ओवरलोडिंग किस कारण से होता है, इंक्रीज लोड डिमांड के कारण से हो सकता है, और इम्प्रॉपर लोड मैनेजमेंट, यानी कि लोड का उचित तरीके से मैनेजमेंट ना होने के कारण भी होता है, और इक्विवेलेंट माल फंक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट माल फंक्शन, यानी कि जो है क्या होता है कि उसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के जो है क्या हो सकते हैं, खराबियों के कारण भी, उपकरण के खराबियों के कारण भी हो सकते हैं लॉसेज, इस तरह को आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग अ ट्रांसफार्मर बियॉन्ड इट्स रेटेड कैपेसिटी कैन लीड टू एक्सेसिव एनर्जी लॉसेज, यानी कि जब ट्रांसफार्मर को उसकी कैपेसिटी से अधिक जो है लोड दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, एक्सेसिव एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। इंक्रीज्ड हीट जनरेशन, यानी कि ट्रांसफार्मर का हीट बढ़ेगा, रिड्यूज इफिशियंसी, उसकी दक्षता कम होगी, एंड पोटेंशियल डैमेज टू द ट्रांसफार्मर, और जो है क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर को पोटेंशियल डैमेज हो सकता है, संभावित नुकसान हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये था ओवरलोडिंग के केस में। अब समझते हैं जब ट्रांसफार्मर पे अंडर लोडिंग कब होता है, यानी कि जब उस पर लोड कम दिया जाए तो उस पर किस तरह से लॉस होती है, ध्यान से सुनेंगे। जब ट्रांसफार्मर पे अंडर लोडिंग की स्थिति होती है, कब, ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिति को, यानी कि अंडर लोडिंग एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां ट्रांसफार्मर पर कनेक्टेड लोड उसकी रेटेड क्षमता से कम होता है। इसमें क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दो चीज मैंने आपको बताया, एक बताया ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, ओवरलोडिंग में क्या होगा, क्षमता, यानी कि कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी उसकी होगी कम, लोडिंग होगा ज़्यादा, लोडिंग होगा ज़्यादा। और इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अंडर लोडिंग, अंडर लोडिंग क्या होगा, अंडर लोडिंग होगा तब जब उसकी क्षमता होगी ज़्यादा, क्षमता होगी ज़्यादा और लोड होगा कम। लोड कितना होगा, लोड होगा कम, तो उस केस में कहते हैं हम अंडर लोडिंग है ये, ठीक है। दूसरे शब्दों में ट्रांसफार्मर का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि जब हम ट्रांसफार्मर को पूरी क्षमता के साथ में उपयोग नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कहते हैं अंडर लोडिंग। सेम वही एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए मेरा ट्रांसफार्मर है 10 किलो वाट का, ठीक है, 10 किलो वोल्ट का मेरा ट्रांसफार्मर है, कितना, 10 किलो वोल्ट का, 10 किलो वोल्ट का मेरा ट्रांसफार्मर है, लेकिन जो हम लोड दे रहे हैं वो दे रहे हैं सिर्फ 8 किलो वोल्ट का। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी कैपेसिटी तो है 10 किलो वोल्ट, यानी कि अगर मान लीजिए अपने ऊपर अगर माने तो हमारी कैपेसिटी है 10 घंटे काम करने की, लेकिन कराया कितना जा रहा है, 8 घंटे काम कराया जा रहा है हमसे, तो उसमें क्या होगा कि हमारा अंडर लोडिंग की कंडीशन में है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की स्थिति में समझेंगे, यानी कि इसे कहते हैं लोड की मांग में कमी, यानी कि लोड की जो डिमांड है वो उतनी डिमांड नहीं है जितना वहाँ पे लगाया गया है। उपकरण बंद होने या ट्रांसफार्मर की क्षमता और कनेक्टेड लोड के बीच बेमेल जैसी विभिन्न कारणों के कारण अंडर लोडिंग हो सकती है, यानी कि
जो डिवाइसेज हमने लगाए हुए थे डिवाइसेज हो गए हैं बंद, इसके कारण हमारा अंडरलोडिंग है। या फिर कहते हैं ट्रांसफार्मर की क्षमता या फिर ज़्यादा है और कनेक्टेड लोड के बीच बेमेल, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की क्षमता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 किलो वोल्ट और लोड कितना दे रहे हैं 8 किलो वोल्ट, जब इसके बीच में बेमेल, यानी कि क्या होता है कि मेल के बीच में बेमेल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं अंडरलोडिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अंडरलोडिंग रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द connected load the transformer is significantly lower than its rated capacity, यानी कि ट्रांसफार्मर अंडरलोडिंग संदर्भित करता है टू अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति को, वेयर मतलब जहां द कनेक्टेड लोड, यानी कि जो कनेक्टेड लोड है उस पे ऑन द ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर पे कनेक्टेड लोड है, इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स रेटेड कैपेसिटी, यानी कि जो ट्रांसफार्मर पे लोड है सिग्निफिकेंटली लोअर, वह क्या है, कम है, देन इट्स रेटेड कैपेसिटी, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की क्षमता है उससे क्या है, लोड कम दिया जा रहा है, इस चीज को कहते हैं हम अंडर लोडिंग। इन अदर वर्ड द ट्रांसफार्मर इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स फुल पोटेंशियल, यानी कि अदर शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है अपनी ऊंची पोटेंशियल के साथ में कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अंडरलोडिंग कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन्स, अंडरलोडिंग जो है विभिन्न तरह के रीजन से जो है अकर हो सकता है, घटित हो सकता है, जैसे कि डिक्रीज इन द लोड डिमांड में कमी होना, इक्विपमेंट शट डाउन, यानी कि उपकरणों का बंद होना, और मिसमैच बिटवीन द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एंड द कनेक्टेड लोड, और जब मिसमैच होता है यानी कि बेमेल होता है किसके बीच में, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी और कनेक्टेड लोड के बीच में, जब मिसमैच होता है उस केस में अंडर लोडिंग की कंडीशन बनती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अंडरलोडिंग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपका ट्रांसफार्मर में ऊर्जा बचत के लिए टिप्स, यानी कि ट्रांसफार्मर में किस तरह से आप एनर्जी में होने वाले लॉस को सेव कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में किस तरह से एनर्जी को सेव किया जा सकता है, इस चीज़ को आप समझेंगे। ट्रांसफार्मर की अगर हम ऊर्जा लॉसेस की बात करें तो निम्न तरीके से जो है सेव किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर साइज, यानी कि जब उचित आकार का ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहता है, उचित आकार से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा जो गांव है, ठीक है, मेरा जो गांव है वहाँ चाहिए कितने किलोवाट की, वहाँ चाहिए 10 केवी की ट्रांसफार्मर, कितना चाहिए, वहाँ पे चाहिए मेरे गांव में 10 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए, लेकिन लगा कितने हुआ का है, 8 केवी का लगा हुआ है। इस केस में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर जो है गर्मी के कारण क्या हो सकता है, फेलर मार सकता है, यानी कि फूक जाता है। जब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 8 है, लोड कितना चाहिए 10 है, तो उस केस में ट्रांसफार्मर फूक जाता है। ठीक है, अब नया ट्रांसफार्मर बदल के लाया, कितना ट्रांसफार्मर बदल के ला दिया 12 किलो वोल्ट का, लेकिन ध्यान से देखेंगे अब ट्रांसफार्मर आ गया नया 12, हमें कितना चाहिए था 10, इस केस में 2 किलो वोल्ट का क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। इस केस में क्या होगा, 2 किलो वोल्ट का एनर्जी लॉस होगा, यानी कि हम प्रॉपर साइज ट्रांसफार्मर का नहीं चूज कर पा रहे हैं। प्रॉपर साइज क्या है, प्रॉपर साइज है 10 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें कितने 10 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में 10 किलो वोल्ट का ही लोड जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे। तो लिखेंगे सुनिश्चित करें ट्रांसफार्मर उस भार के लिए सही आकार का है, यानी कि ट्रांसफार्मर सुनिश्चित यह कर लें कि जो आप ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं वो आपका जितना लोड चाहिए क्या उसी लोड के आकार का ही ट्रांसफार्मर है या नहीं है, वह आपूर्ति करेगा, यानी कि वो जो सप्लाई करने वाला है उस आकार का ट्रांसफार्मर है या नहीं है। ओवर साइज ट्रांसफार्मर से उच्च ऊर्जा हानि हो सकती है, यानी कि जो ओवर साइज ट्रांसफार्मर है उससे जो है एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, जबकि अंडर साइज ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग और कम दक्षता का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि जब अंडर साइज ट्रांसफार्मर होगा, अंडर साइज ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जब कैपेसिटी 10 का है और कैपेसिटी क्या है हमें चाहिए 10 का और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 8 का, तो उसमें क्या होगा, ओवर हीटिंग और लो एफिशिएंसी का अनुभव कर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ट्रांसफार्मर की क्षमता को वास्तविक लोड आवश्यकताओं से मिलान करने से ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने में मदद मिलता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है, ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है उसकी वास्तविक लोड से मिलान करने पे, यानी कि ट्रांसफार्मर की क्षमता मान लीजिए 10 किलो वोल्ट और हमारी वास्तविक जो डिमांड है, वास्तविक जो लोड है वो भी 10 किलो वोल्ट, ये दोनों अगर मैच कर गया तो ट्रांसफार्मर को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इंश्योर दैट द ट्रांसफार्मर इज करेक्टली साइज फॉर द लोड विल बी सप्लाई, यानी कि यह सुनिश्चित कर लें कि ट्रांसफार्मर में जो आप लोड दे रहे हैं, करेंटली सप्लाई के लिए जो लोड है
वो क्या है कि करेक्टली जो है साइज है, यानी कि वास्तविक जो है उससे जो है मिलता जुलता है। द ओवर साइज ट्रांसफार्मर कैन लीड टू हाइजर एनर्जी लॉसेज, यानी कि जो ओवर साइज ट्रांसफार्मर होता है उसमें उच्च ऊर्जा हानि होती है। वाइल अंडर साइज ट्रांसफार्मर मेनी एक्सपीरियंस ओवर हीटिंग, यानी कि मे एक्सपीरियंस ओवर हीटिंग, यानी कि जो अंडर साइज ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो है हीटिंग की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एंड रिड्यूस्ड इफिशियंसी, और उसकी जो दक्षता है, दक्षता घट सकती है, और जब दक्षता घटेगी तो ऊर्जा ज़्यादा खपत होगी, यानी कि ऊर्जा का ज़्यादा खपत होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। मैचिंग द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी टू द एक्चुअल लोड, यानी कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी और एक्चुअल लोड को मैच करके, एक्चुअल लोड के रिक्वायरमेंट को मैच करके कैन हेल्प ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेज, यानी कि एनर्जी यूजेज को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिल सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है, लोड बैलेंसिंग। यानी कि पहला पॉइंट हमने देखा, पहले पॉइंट में क्या था कि प्रॉपर साइज अगर हम सेलेक्ट कर लें ट्रांसफार्मर की तो हमारी एनर्जी सेविंग हो सकती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम कौन सा देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि लोड बैलेंसिंग का, यानी कि अगर हम ट्रांसफार्मर में लोड बैलेंस कर लें तो हमारा एनर्जी लॉस नहीं होगा। लोड बैलेंस किस तरह से, ध्यान से सुनेंगे। जब भी संभव हो लोड को कई ट्रांसफार्मर में समान रूप से वितरित करें, यानी कि अगर हम बात करें पूरे गांव में, अगर आपका गांव बड़ा होता है तो कई सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो कई सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, तो उन अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग तरह के लोड भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश क्या करना है कि हर अलग अलग ट्रांसफार्मर में आपको समान लोड भेजना है। क्या करना है कि समान तरीके से लोड को आपको वितरित करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। असमान रूप से वितरित लोड के कारण, असमान रूप से वितरित लोड के कारण कुछ ट्रांसफार्मर अत्यधिक लोड हो सकते हैं, जबकि अन्य कम उपयोग में रहते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अब कई सारे ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कई सारे ट्रांसफार्मर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें जो लोड लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो लोड लगा हुआ है ये भिन्न भिन्न होने के कारण, ये भिन्न भिन्न होने के कारण जो है, मान लीजिए यहाँ पे 10 केवी का है, यहाँ 15 केवी का है, यहाँ 20 केवी का है, यहाँ 25 केवी का है। तो जो अलग अलग लोड के कारण भी जो है एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है कि लोड को बैलेंस करना है। ठीक है, लोड को बैलेंस करना है इस तरह से कि जो है इसमें कंटिन्यू बराबर लोड जाए। ठीक है, यानी कि जहाँ 10-15 जा रहा है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 15-10-25 तो 12.5 लोड हमारा हो सकता है इस तरह से, यानी कि हम चारों कैलकुलेट कर लेंगे, उस हिसाब से जो है हमारा बराबर लोड इसमें जाना चाहिए। ध्यान रखिए, भार को संतुलित करके आप प्रत्येक ट्रांसफार्मर की दक्षता को अधिकतम कर सकते हैं, यानी कि जिसको इसका लोड है, लोड को आप संतुलित करके, यानी कि एक बराबर करके जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है, उसकी दक्षता है, इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जिससे नुकसान को कम कर सकते हैं, यानी कि जिससे आपका नुकसान कम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स, यानी कि जो है ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ट्रांसफार्मर में अंदर क्या करना है आपको, लोड को इवनली यानी कि बैलेंस करके आपको साथ में चलना है। वेन एवर पॉसिबल, यानी कि जितना भी आपको, जब भी आपको पॉसिबल हो, जितना भी आपको पॉसिबल हो सके, लोड को आपको हमेशा बैलेंस करके चलना है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स कैन कॉज सम ट्रांसफार्मर टू बी हैवली लोडेड वाइल अदर रिमेन जो है अंडर यूटिलाइज्ड, यानी कि कहने का मतलब है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, यानी कि जो है अगर भार अलग अलग है तो कैन कॉज सम ट्रांसफार्मर टू द हैवली लोड, यानी कि उसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में अधिक लोड हो सकते हैं, वाइल अदर रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, जबकि अदर में क्या हो सकते हैं, यानी कि कुछ ट्रांसफार्मर में अधिक लोड हो सकते हैं और कुछ ट्रांसफार्मर में आपके कम लोड हो सकते हैं। बाई बैलेंसिंग द लोड, जब आप लोड को बैलेंस कर सकते हैं, यू कैन मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, आप ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं ऑफ ईच ट्रांसफार्मर, यानी कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर की ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं, एंड मिनिमाइज लॉस, और ऊर्जा हानि को कम कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपने देख लिया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तीसरा पॉइंट कौन सा है आपका, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। 2 मैंने आपको बताया, ध्यान से देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया कि प्रॉपर साइज आप चूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया लोड बैलेंसिंग, जब आप लोड को बैलेंस कर लेंगे तब भी आपकी एनर्जी लॉस कम हो सकता है। ठीक है, तीसरा मैं बता रहा हूं आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर
फैक्टर इम्प्रूवमेंट, यानी कि पावर फैक्टर को आप सुधार करके भी क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉस को बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार करके आप ऊर्जा लॉस को कम कर सकते हैं। पावर फैक्टर एक उपाय है कि विद्युत शक्ति का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिकल पावर है कितना आप उसका इफेक्टिव तरीके से यूज कर रहे हैं, पावर फैक्टर का मतलब ये है। ठीक है, लो पावर फैक्टर से परिणाम स्वरूप ऊर्जा की हानि बढ़ सकती है, यानी कि अगर आपका पावर फैक्टर, मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, पावर फैक्टर मैंने आपको वैल्यू बताया था कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी वैल्यू जो है 0 के नज़दीक होगी तो लो पावर फैक्टर, और 1 के नज़दीक होगी तो आपका हाई पावर फैक्टर। तो इसका जो है अगर आपका पावर फैक्टर, ध्यान से सुनेंगे, परिणाम स्वरूप लो पावर फैक्टर के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की हानि होगी, यानी कि अगर आपका पावर फैक्टर लो है तो एनर्जी लॉस होगा, आपका एनर्जी लॉस, एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। और पावर फैक्टर हाई है तो एनर्जी आपका क्या होगा, एनर्जी आपका बचत होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी आपका सेव होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, ऊर्जा की हानि बढ़ सकती है। कैपेसिटर जैसी पावर फैक्टर करेक्शन तकनीकों का उपयोग करके आप पावर फैक्टर में सुधार कर सकते हैं, यानी कि पावर फैक्टर का अगर आप सुधार करना चाहते हैं, पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर नामक डिवाइस का आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर डिवाइस को यूज करके आप पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं और ऊर्जा की बर्बादी को कम कर सकते हैं। जब आपका इफिशियंसी आपका सही होगा, ठीक है, पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा तो ऊर्जा आपका लॉस कम होगा। इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। पावर फैक्टर इज अ मेजर ऑफ हाउ इफिशियंटली द इलेक्ट्रिकल पावर इज बीइंग यूटिलाइज। पावर फैक्टर क्या होता है, एक तरह का मापांक होता है जिससे हम क्या मापते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का यूज कर रहे हैं। लो पावर फैक्टर कैन रिजल्ट, यानी कि जो लो पावर फैक्टर होता है उसका रिजल्ट के रूप में हम क्या देख सकते हैं, इन इंक्रीज एनर्जी लॉस, यानी कि अगर आपका लो पावर फैक्टर है तो एनर्जी लॉस में आपका इंक्रीज होगा। और बाय यूजिंग पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक, यानी कि पावर फैक्टर के करेक्शन टेक्निक को यूज करके, जैसे कि कैपेसिटर है आपका, यू कैन इम्प्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं एंड रिड्यूज एनर्जी वेस्टेज, और ऊर्जा हानि को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अब ध्यान देंगे चौथा पॉइंट कौन सा है, चौथा पॉइंट है रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस से क्या तात्पर्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक कुशलता से काम कर रहे हैं, यानी कि जब ट्रांसफार्मर में हमारे वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम उसका मेंटेनेंस करके, यानी कि रेगुलर हम चेक करके भी हम ये काम कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर पर नियमित रख रखाव करें, इससे क्या है कि इसमें ढीले कनेक्शन की जांच करें, कूलिंग सिस्टम की साफ सफाई करें और इंसुलेशन अखंडता की निगरानी करना शामिल है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि इसमें जो ढीले कनेक्शन हो सकते हैं, कूलिंग सिस्टम की हम जांच कर सकते हैं, इंसुलेशन अखंडता की निगरानी करके जो है ट्रांसफार्मर के लॉसेज को हम कम कर सकते हैं। उचित रखरखाव किसी भी ऐसे मुद्दे की पहचान करने में मदद कर सकता है जिससे ऊर्जा की हानि हो सकती है, यानी कि हम रेगुलर मेंटेनेंस करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की हानि को बचा सकते हैं और उन्हें तुरंत दूर किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा लॉसेस को दूर किया जा सकता है। परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस को बनाइए, ऊर्जा का बचत होगा। ऑन द ट्रांसफार्मर टू इंश्योर दे आर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, यानी कि परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस को अगर हम बनाए रखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो हमें टू इंश्योर दे आर ऑपरेटिंग इफिशिएंटली, किस लिए कि वे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इंक्लूड, यानी कि इसमें क्या होता है, चेकिंग फॉर लूज कनेक्शंस, इसमें हम ढीले कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। क्लीनिंग कूलिंग सिस्टम, यानी कि कूलिंग सिस्टम की सफाई करके किया जा सकता है। एंड मॉनिटरिंग इंसुलेशन इंटीग्रिटी, और जो इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगी हुआ होता है, कूलिंग
थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो अब ध्यान से देख सुनेंगे। एक सेकंड। हाँ, ध्यान से देखेंगे मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, ये आपका कंप्लीट हो गया। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ये आपका कंप्लीट हो गया। ट्रांसफार्मर लोडिंग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब क्या पढ़ना है आपको? अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कितने होते हैं, लॉसेज इन इंडक्शन मोटर, और इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानेंगे। ठीक है, ये सब किसमें आप पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको क्या जान लेना है, अभी बस आपको मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है, यानी कि मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट करा दिया। ये मैंने आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था सेविंग, एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर में आपको बता रहा था। एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता रहा था, 6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। लोड बैलेंस मैंने आपको बताया, ओवरलोडिंग बताया, पावर मेंटेनेंस बताया आपको, हाई एफिशिएंसी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर साइज मैंने आपको बताया था, प्रॉपर साइज मैंने आपको बताया था। उसके बाद और मैंने क्या आपको बताया था, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपको बताया था, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इन 6 चीज़ों का आप यूज करके आप इन 6 टॉपिक को आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, डिटेल मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान से आप लिख करके आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, यानी कि एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण होता है, यानी कि विद्युत मोटर एक इस तरह का उपकरण होता है